जी मैं स्टार्ट कर सकती हूँ। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। वेल, यहाँ पे एक चीज़ ये भी थी कि जो हमारे पास कल वाली थी उसकी रिवीजन के लिए, या फिर मैं आपको क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, या हम देखते हैं कि एंड पे कर दें, बिकॉज वी आर लेफ्ट विद सम टाइम। तो एनीहाउ कि मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी कवर हो जाए। सो पहले दूसरी डिस्ट्रीब्यूशंस को भी देख लेते हैं। एनीहाउ, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन थी? डिस्क्रीट। जी। क्या कोई बताना चाहेगा कि कल हम लोगों ने जो कल तक पढ़ा है, कितना कवर किया हम लोगों ने? उसके थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से, क्रक्स क्रक्स, नॉट इन डिटेल। मैं बेसिकली तो हमने यही देखा था, हमने सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट देखा था, और लाइन स्पेस के जरिए सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं वो देखा। यस। एंड इट डिस्क्रीट होती क्या, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस? जी। मतलब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस होती क्या है, हाउ डू यू डिफाइन इट? एनीवन एल्स गूगल करके बता दें। मैम ये काउंटेबल होती हैं और इसमें जो है आउटकम्स डिफरेंट जो है आ सकती हैं। सही है। चलिए इसको आगे स्टार्ट करते हैं मजीद। और राइट, अगर मैं इसको ऊपर ऊपर से पूछूं बजाय इसके कि कोडिंग के, आई कैन शेयर यू दिस फाइल एज वेल। लेकिन आज मतलब जस्ट टू सेव टाइम आई विल नॉट राइट इट। जस्ट आप लोगों से पूछना है कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की। ओके, सो बेसिकली हमारे पास ये डाटा सेट है, ठीक है। और हमने अगर इसको ड्रा करना है तो हम कर लेंगे ब्रॉड हिट्स से, इट्स नॉट अ बिग डील। अब उसने ये कहा है कि अगर मुझे ये क्वेश्चन देखें, उसने कहा कि हर जो ग्रुप साइज है, मतलब एक उसने रेस्टोरेंट ग्रुप्स का डाटा सेट दिया हुआ है, ठीक है। और उस रेस्टोरेंट के डाटा सेट्स के अंदर उसने बताया हुआ है कि एक रेस्टोरेंट है जो कि न्यू फ्यू मंथ्स अगो खुला है, ठीक है। और रेस्टोरेंट की जो मैनेजमेंट है वो सीटिंग स्पेस को ऑप्टिमाइज करना चाहती है, ठीक है। वो ये देखना चाह रही है कि यूजली अगर एवरेज इतने विजिटर्स आ रहे हैं तो इस टाइम तक कितना पैक होगा, ठीक है। और उस हिसाब से वो मैनेजमेंट कर सकें। सो एक मतलब जैसे उन्होंने लिखा हुआ कि on one night there were 10 groups of people waiting to be seated at the restaurant, but instead of being called in the order they arrived, they will be called randomly. In this exercise, we will investigate the probability of groups of different sizes getting picked first. Anyhow, इस क्वेश्चन को जरा रीड करना ताकि हमें पता चले डाटा सेट है क्या। दिस इज अबाउट द रेस्टोरेंट डाटा सेट। तो उसमें हमें उसने बताया ये हुआ है कि अगर एक नाइट पे 10 ग्रुप लोगों का ग्रुप आ रहा है, ठीक है, 10 ग्रुप्स आ रहे हैं लोगों के, तो वो जिस तरह सीटिंग करेंगे वो ये नहीं देखेंगे कि किस ऑर्डर में वो आ रहे हैं, मगर वो ये देखेंगे कि सीटिंग एरिया, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, कि 10 ग्रुप्स के लिहाज से वो किस तरह उनको मतलब सीट कर मतलब सीटिंग के लिए अलाउ कर सकते हैं रैंडमली, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखना है कि डिफरेंट अगर ग्रुप साइजेस हैं हमारे पास, यानी कि एक ग्रुप में 5 लोग हैं या दूसरे ग्रुप में 10 लोग हैं,
ठीक है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कौन सा ग्रुप पहले पिक होगा। ठीक। सो 10 ग्रुप्स उसने बनाए हुए हैं, ठीक है, यही वाले। ठीक है, इन 10 ग्रुप्स का उसने डाटा जो है वो रेस्टोरेंट ग्रुप्स में दिया, डाटा से डाटा फ्रेम में दिया हुआ है। अब हमने उसने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहा है कि हिस्टोग्राम बना के देख लें कि कैसा आता है डाटा सेट। लेटर ऑन हमें पता है कि हम हिस्टोग्राम बनाना है, अगर मुझे तो मैं डॉट हिस्ट लगाऊंगी एंड पीएलटी डॉट शो करूंगी एंड देन दैट हिस्टोग्राम विल बी विजिबल, राइट। अब मुझे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगी। हर ग्रुप साइज में जो भी रेस्टोरेंट ग्रुप में वो डाटा फ्रेम के अंदर जो ग्रुप साइज है, ठीक है, मतलब मेरे पास एक डाटा फ्रेम का ये नाम है और उसके कॉलम का ये नाम है, और मुझे प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो मैं कैसे कोड करूंगी इसे। जी, मैंने कैसे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे। जी, समझ आ रही है, ये मैं रिपीट करूँ। यस सर हमजा। जी। जी मैम रिपीट कर दें एक बार इसको। ओके ओके, क्वेश्चन रिपीट ये कर देती हूँ कि उसने देखे स्टेटमेंट लिखी भी है आपके सामने, कि उसने कहा है कि जो हर ग्रुप साइज है उसका नंबर काउंट करें। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी में हमें पता है कि किस तरह से निकलती है, वो फॉर्मूला मैंने नहीं बताना। ठीक है, देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ रोज इन द रेस्टोरेंट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ ईच साइज। हर ग्रुप साइज, क्योंकि हमने देखा है कि उसने हमें बताया है कि डाटा फ्रेम के अंदर ग्रुप साइज के हवाले से, ग्रुप साइज क्या है कि कितने उस ग्रुप के अंदर बंदे हैं। ठीक है ना। तो डाटा फ्रेम में उसने ग्रुप साइज में, यानी कि हो सकता है कि 10 बंदों का ग्रुप है, 5 बंदों का ग्रुप है, 2 का ग्रुप है, 3 का ग्रुप है। ठीक। सो ये उसने ग्रुप साइज वाइज इसमें इसका डाटा गिवन है। और ये बता रहा है कि क्योंकि रेस्टोरेंट क्या कर रहा है, अगर एक ही टाइम पे इतने सारे ग्रुप्स आ गए, फर्स्ट करें 10-11 ग्रुप्स आ गए हैं, तो वो रैंडमली पिक कर रहे हैं बैठाने के लिए उन्हें। ठीक है, बाकियों को वेट करना पड़ रहा है। और रैंडमली वो ये नहीं देख रहे कि 10 वाला पहले आया तो उसको पहले देख रहे, नहीं, वो अपनी सीटिंग क्योंकि उनकी कम है तो वो देखते हैं कि कितनी सीट खाली हुई है, उस हिसाब से कोई ना कोई ग्रुप भेज रहे हैं। तो अब कितनी प्रोबेबिलिटी है हर ग्रुप की कि वो सिलेक्ट हो। ठीक है, रैंडमली लाइक, मतलब कोई हर ग्रुप जो है ग्रुप वाइज मैंने देखना है कि इनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है वो ईच साइज, जो हर साइज का जो ग्रुप है हमारे पास ये सिलेक्ट हो रहा है। और उसने बता भी दिया है कि हमने कैसे करना है कि काउंट द नंबर ऑफ ईच ग्रुप साइज। ठीक है, पहले पता चले कि हर ग्रुप साइज में कितने हैं, कितने ग्रुप साइज हैं, ठीक है, उनका नंबर पता चले। फिर हम उन्हें टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी कि जो रेस्टोरेंट ग्रुप पे, यानी कि जो इसकी टोटल नंबर है, ठीक है, हम उससे डिवाइड कर सकते हैं उसे, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। बेसिकली क्या है, ग्रुप हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड अपॉन ग्रुप साइज। ये नहीं, हर एग्जैक्टली ग्रुप की उसने ये अलग नहीं बताया। प्रोबेबिलिटी होगी हाँ जी, या फिर बिल्कुल सेम यही है। होगी। नहीं नहीं, हर एक की डिफरेंट भी हो सकती है, डिफरेंट लाइक इट होगी। डिपेंड्स, यस। बिकॉज एक अगर सेम लाइक हम लोगों ने जस्ट प्रॉपर्टी यानी हमें बतानी है, सो यू कैन लाइक प्रिडिक्ट इट। तो होगा क्या कि ग्रुप साइज वाइज अरेंज करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगी कि जो रेस्टोरेंट का जो भी मेरे पास डाटा फ्रेम है उसके अंदर कॉलम ग्रुप साइज था, और इसी का मुझे वैल्यू काउंट बतानी है। ठीक है, कि कितने इसके वैल्यूज हैं ग्रुप साइज। ठीक, यूनिक, ठीक है, वो वैल्यू कौन सा हमें पता चल जाएंगी, और उसे डिवाइड मुझे किससे करना है, इसी डाटा फ्रेम की मुझे रोज लेनी है। ठीक है, तो मैं रोज के लिए क्या सेलेक्ट करूंगी। अगर मुझे ये देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है तो मैं इसमें क्या लिखूं।
मैम काउंट्स भी अकेला ले सकते हैं ग्रुप? जी। हाँ जी, हमने ग्रुप साइज का वैल्यू काउंट लेनी है ना। ठीक है, और अब मुझे उसी डाटा फ्रेम का अगर मुझे नंबर ऑफ रोज बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगी? मैम सम कर कि लेंगे रोज। हाँ, तो उसको कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ रोज ही है? मतलब नंबर ऑफ रोज को कैसे मैं सिलेक्ट करूंगी, कैसे बताऊंगी कि रोज के लिए क्या क्या फंक्शन यूज करूंगी? मैम सम के अंदर हम अपने ये डेटा सेट का नाम दे देंगे। हाँ, वो तो फिर पूरी वैल्यूज का सम नहीं कर देगा। अगर मैं इस तरह से डाटा सेट का नेम लिख दूंगी ना, रेस, तो ये तो पूरी जितनी भी वैल्यूज है ना डाटा सेट की, उनका सम करने लग पड़ेगा कॉलम वाइज। मैडम इंडेक्स देंगे? हाँ जी, इंडेक्स दूंगी तो इंडेक्स कैसे दूंगी? लाइक मैं रैंडमली यूं ही लिख दूँ? नहीं, ओके। वैल्यू काउंट्स, डॉट वैल्यू काउंट्स। हाँ अच्छा, एक ये भी आपने यूज किया था दैट्स। हाँ जी, हाँ जी, वो भी हमने देखा था कि वो भी वर्क करता है। इसके अलावा मतलब वैल्यू कोर्स तो सम आपने करवाया था आई थिंक। मैडम आई थिंक सर हम सभी कुछ कह रहे थे। जी मैं कह रहा जरा हमारे पास जो वैल्यू काउंट होता है ये हमें डिफरेंट ग्रुप्स ही होते हैं, वो उसके हिसाब से देता है। हम एक अकेला काउंट यूज करते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स देता है हमें। हाँ जी, जी जी, ठीक है। यस समहाउ इट कैन वर्क। और एक और चीज़ भी है जो कि आप लोग हमेशा ही भूल जाते हैं कि शेप के फंक्शन से भी तो मैं ज़ीरो कर दूंगी तो रोज ही बताएगा ना। जी मैम। ठीक है, तो डायरेक्टली हम इस तरह से भी कर सकते हैं। आई थिंक ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है। एनी हाउ, तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि मुख्तलिफ जो ग्रुप साइजेस हैं, के मुख्तलिफ जो साइज के ग्रुप्स हैं, उनको रैंडमली पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है। सो एनी हाउ, अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें वो ये पूछ रहा है कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ size distribution which represents the expected group size by multiplying group size by the probability and taking the sum. ओके, तो इस क्वेश्चन की समझ आइए। यानी ये जो हमने साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर बनाई है ना, यानी जो प्रोबेबिलिटी निकाल के ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, ठीक है, ऊपर, ठीक है, इसका वो कह रहा है कि मुझे अब बताओ कि उसमें जो लाइक आई एम सॉरी क्या कर सेकेंड, जो हमने हिस्टोग्राम से ऊपर ही बनाई थी, लेकिन मैंने तो इसको अभी बताया ही नहीं तुम आप लोगों को। ओके, डिड आई स्किप समथिंग? नहीं, ये हमने किया। ओके, सही है। नहीं हाँ, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें उसने क्या क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है अब। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए मुझे ये वाली सारी मैं रिमूव कर देती हूँ। इस तरह से मैंने बेसिकली जो कोड ऊपर लिखना था ना वो ये है कि मैंने ग्रुप साइज का लिखा वैल्यू कॉन्ट्स, जिस तरह मैं आपको रिटर्न में बता रही थी, और उसको डिवाइड किया है रेस्टोरेंट ग्रुप की रोज, नंबर ऑफ रोज से। तो मेरे पास ये एक डिस्ट्रीब्यूशन आ गई है। ठीक है, यानी मैं इसको प्लॉट करूंगी ना हिस्से, तो ये प्रॉपर मुझे वो बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है इसमें डाटा सेट में। और उसको रीसेट वगैरह और रीइंडेक्स और लाइक रीनेम करके मैंने उनका नाम भी ये लिख दिया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज आएंगी ना मेरे पास, उनको मैं एक अलग से कॉलम, मतलब जो आएगा उसका नाम रख दिया प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी कि अब मेरे पास जो न्यू डाटा सेट है, मतलब जो ये इस वेरिएबल में मैंने स्टोर किया हुआ है, ठीक, इसमें सॉरी साइज लिस्ट में, और इसके कॉलम्स रीसेट किया। ठीक है, साइज लिस्ट का मेरे पास कौन डाटा सेट है, तो इसमें ग्रुप साइजेस हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हैं। ठीक है, साइज लिस्ट में। तो अब मुझे बताएं कि मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम लोग कल कैसे एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल रहे थे?
यानी कि वो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो बताएगी कि कौन सा एक्सपेक्टेड ग्रुप साइज हो सकता है। मैम उसको उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर उनका सम ले रहे थे सम। यस दैट्स गुड। ठीक है, तो मैंने हाँ जी उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ ही इसको यानी उसने बताया भी हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने करना है कि जैसे मैं यहाँ पे जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मेरे पास इसमें मैंने स्टोर करवाया हुआ है, तो उसे क्या मैं लूँगी कि ग्रुप साइज का कॉलम और उसको मल्टीप्लाई करवा दूंगी इसी साइज डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है, ठीक है, इस वाले कॉलम में। ठीक है, तो मेरे पास इनका सम लूंगी। ओके, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, इट विल गिव मी द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू लाइक हमने देखा था कि इसमें और एक्चुअल वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ रहा था बेस्ड ऑन द फैक्ट के नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास कितने हैं। अगर नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास ज़्यादा हैं तो हमने कौन सा लॉ पढ़ा था? मतलब जो साइज को डील कर रहा है कि सैंपल के साइज को। जी, लॉ ऑफ लार्ज मैडम नंबर। यस यस दैट्स गुड। जी, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स था। तो वी नो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू विल एक्चुअली डिपेंड कि उसकी कितनी वो रियल वैल्यू की इक्वल होती है, कि वो उस हिसाब से है कि अगर जो नंबर ऑफ सैंपल्स हम बढ़ाते हैं तो तभी वो रियल वैल्यू के करीब है। ठीक है, यानी जो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है और एक ओके चलिए अब एक्चुअल वैल्यू को भी देखते हैं। ठीक, अब इसमें उसने क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हमने एक और चीज़ भी देखी थी कि 4 और मोर पीपल को अगर ग्रुप है हमारे पास, यानी अब यहाँ पे 4 या 4 से ज़्यादा, 4 और लेस या 4 और ग्रेटर का आ गया, तो वो भी हम निकाल सकते हैं सब सेटिंग के थ्रू। मतलब कि यहाँ पे उसने पूछा हुआ है 4 और मोर, या इससे कम वाला भी पूछा हो तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें सब सेटिंग सिर्फ करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, यानी कि मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं इसमें सबसेट बना लूँ। ठीक है, मतलब कि अब सेट सबसेट करते हुए एक चीज़ का हम लोगों ने देखा था कि बार बार ध्यान रखना पड़ता है कि हमने पहले भी डाटा फ्रेम देना है और बाद में भी डाटा फ्रेम देना है, और ये जो बाद वाला डाटा फ्रेम है ये बेसिकली एज एन एक्ट करेगा फिल्टर, राइट, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4। इस तरह से लिखूंगी तो ये वाला जो है ये प्रॉपर फिल्टर के तौर पे एक्ट करेंगे। ग्रुप साइज में से सिर्फ वो वाली वैल्यूज लेगा जिनकी वैल्यू लाइक वो वाली, हाँ बताएगा वैल्यूज जिनकी वैल्यूज यानी 4 या 4 से ज़्यादा है। और ये ट्रू फॉल्स का बुलियन मास्क हमें बता रहा है और हम इस वैल्यू से जो डाटा फ्रेम से रिटर्न करवाएंगे तो हमें सबसेट मिल जाएगा। ठीक है, और लेटर ऑन इसी की हम नंपाई सम जो वैल्यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी का कॉलम है उसमें से, क्योंकि हमें पता है इसमें 7 7 प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है साइज जिसके कॉलम में हमने देखा था। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटीज हैं ग्रुप वाइज, तो जो इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, इनका सम जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक, पहले हम लोगों ने सबसेट बना लिया। ठीक है, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा दी हुई ग्रुप 4 का वेरिएबल है। अब इस ग्रुप 4 के वेरिएबल के अंदर जो जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा वाले लोग हैं ग्रुप साइज वाइज, ये मेरे पास ऐसा डाटा सेटअप आ जाएगा कि जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा वाले ही हैं। ठीक, तो मैं इन्हीं की प्रोबेबिलिटीज जो सिलेक्ट हुई होंगी उनका सम ले लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि 4 या 4 से ज़्यादा वाले की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है प्रॉपर। सो दैट वाज इट। जब मैं ये स्लाइड्स के साथ आपको दूंगी ना तो देन मे बी यू कैन डू इट एट योर ओन एंड। तो अब मैं क्योंकि चार्ट की प्रैक्टिस आप करेंगे इस टाइम, इस दफ़ा लाइक बाय योर हैंड, सो इट विल हेल्प एनी हाउ। ये मैं इसको दे दूंगी आप उनके साथ शेयर में कर दूंगी, सो इट विल वर्क। अभी हम देख लेते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस को। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है।
जी। कोई कंफ्यूजन है? आई नो कि मैंने उसे ऊपर ऊपर से नो गुजारा है, मैम। लेकिन यस, जी मैम, वो तो क्लियर है। बिकॉज आई नो, यस, कि आप लोग इसे, मैंने जस्ट इसको ऊपर ऊपर से बताना था, ताकि लेटर ऑन आप लोग इसे खुद एक्सप्लोर कर लें। तो जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो जो हमने क्लास में डिस्कस किया ना, देन इट विल हेल्प एक्चुअली समहाउ, कि आपको आइडिया हो जाएगा। इस दफ़ा पहले उसको ज़रा एक्सप्लोर कर लिया है, और आपको क्वेश्चंस बाद में शेयर करूंगी। सो आई थिंक इट विल बी हेल्पिंग लेटर ऑन जब आप बैठेंगे करने के लिए इसे। अब यहाँ पे मुझे बताएं कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। हम नेक्स्ट, अब हमने डिस्क्रीट का देख लिया, अब हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रहे हैं, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? जैसे हम लोगों ने डिस्क्रीट का देखा था। मैं यस। जी मैं मैम कंटिन्यूस बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन मेरे ख्याल में तो वो है जो हमारे पास जो चेंज होती रहती है इसमें वैल्यूज। ओके। डिस्क्रीट में सर, हमारे पास सेम ही रहती है। लेकिन हाँ, डिस्क्रीट में भी तो चेंज हो रही थी। अच्छा, वो मुझे आपकी समझ आ रही है कि जो 1 और 2 में गैप आप दे रहे हैं ना, आप इस तरह से बात करें, लाइक 4 और 5 इस तरह से अगर मैं चल रही हूँ, तो हाँ, इन दोनों के दरमियान में कम वैल्यूज होंगी। लाइक वो, मतलब पॉइंट्स में इस तरह से वैल्यूज नहीं आ रही, 1 और 2 है, तो उसका ये प्रॉपर शो इस तरह से हो रहा होगा, राइट? ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारे पास। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से यूँ है। तो कंटिन्यूस में क्या है? जी सर, सुनाए, आप कुछ कह रहे थे? ओके, मैडम सो इसमें इनफाइनाइट मतलब होगा ना, क्या कहते हैं, पॉसिबल वैल्यूज इनफाइनाइट होंगी। यस। अब जैसे उसने यहाँ पे वेटिंग फॉर द बस की एग्जांपल दी हुई है, यानी कि अगर मैं बस के लिए वेट कर रही हूँ, तो वो वाकई में, अब जैसे मैं अगर टाइम प्लॉट करती हूँ ना इस केस में, 1 और 2 और 3 के दरमियान में, तो इसमें इतनी ज़्यादा वैल्यूज हैं आपस में, तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं है कि इसमें मतलब ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर मैं बस के लिए वेट कर रही हूँ, तो 1.1 मिनट के लिए वेट करूँ, 1.2 के लिए वेट करना पड़े, हो सकता है मुझे 2.5 के लिए वेट करना पड़े, यानी 2 मिनट और उसमें कुछ सेकंड्स भी फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। तो वो जो है ना, कंटिन्यूसली लाइक चलता रहेगा, ठीक है, इट इज़ मेयर, ठीक है, कंटिन्यूस वैल्यू इसको। अब यहाँ पे जैसे वेटिंग फॉर द बस है, तो 1 से 2। अब इसमें एक उसने सिनेरियो बताया कि फर्ज करें एक ऐसी बस है जो कि हर 12 मिनटों बाद आ रही है, राइट? तो जो बस हर 12 मिनटों बाद यानी आती है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है कि मुझे कितना वेट करना पड़ेगा? 0 से 12 के दरमियान में अब कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, हो सकता है 12, वो 11.5 हो, ठीक है, या फिर वो ज़ीरो ही हो, ठीक है। तो ऐसे केस में जिनमें कॉन्टिन्यूसली वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही हूँ, ठीक है, तो उस केस में हम यानी इसको इसमें बहुत सारी और भी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हम यूनिफॉर्म को देखने वाले हैं। तो इस केस में होता ही है कि हमारे पास लाइन बिल्कुल कंटिन्यूस आ रही होती है, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर नीचे हो रही है तो कंटिन्यूस लाइन है। जिस तरह डिस्क्रीट की फॉर्म में बार्स बन रही थी ना, अलग अलग, ठीक है, वो सीन नहीं होने वाला यहाँ पे, बिकॉज बार्स में हमें प्रॉपर एक गैप्स थे, तो तभी उन बिनिंग वाइज हम लोगों ने उसे कर दिया था। लेकिन इसमें, इस केस में क्या होगा कि 1 और 2 और 3 के दरमियान में, क्योंकि कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूस लाइन की फॉर्म में ही आ रही होगी। सही। अब इस कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की मल्टीपल टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखते हैं, जो बैल शिफ्ट कर्व है, वो भी कंटिन्यूस की टाइप है। इसी तरह से एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर अगर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही हो हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो इसको मैं कहती हूँ कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक। तो अब कंटिन्यूस के अंदर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अभी इस एग्जांपल में देखने लगे हैं। तो अगर वेट टाइम, लाइक मुझे अगर देखना है कि 12 मिनटों के बाद हर दफ़ा आ जाती है,
ठीक है बस। तो इसका मतलब ये है कि ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, जितनी प्रोबेबिलिटी 0 मिनट पे है, यानी कि हो सकता है कि मैं जैसे ही पहुंची हूँ बस स्टॉप पे तो वो 12वां मिनट हो गया हुआ था और साथ ही बस आ गई, तो हो सकता है मुझे बिल्कुल ही वेट ना करना पड़े। या हो सकता है कि मैं जब गई बस स्टॉप पे तभी भी एक बस गई थी और अब मुझे पूरे 12 मिनट वेट करना पड़ेगा अगली बस के आने का। या फिर हो सकता है कि बीच में भी कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कितना वेट करना पड़ा। सो इट विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग वेरिएबल, तो उस यहाँ से इसमें कंटिन्यूस एक लाइन आई है। और अगर मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी तो मैं इस लाइन के साथ जो इसके अंडर एरिया है, ठीक है, उस पूरी शेप का उसको उसको फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, राइट। ओके। अब जैसे उसने यहाँ पे पूछा, मतलब पहले अगर मुझे 0 से 12 था तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है टोटल मिनट्स की तो ये एरिया हो सकता है। इसी तरह से अगर मुझे सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 4 से 6 मुझे मतलब कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैं बस स्टॉप पे जाऊं और मुझे 4 से 7 मिनट वेट करना पड़े, ठीक है। तो 4 से 7 मिनट वेट के लिए यहाँ पे आएगी वैल्यू, ठीक। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करूँगी? एरिया निकालूंगी ना इसका, इस शेप का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 से 7 मिनट वेट करना पड़े, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? यस, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। दैट्स गुड। तो अब यहाँ पे लेंथ जो है वो हमारे पास क्या है, 1/12, क्योंकि ये वन जिस तरह से प्रोबेबिलिटी की ये जा रही है लाइंस, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि 1/12 लेंथ का बनता है, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी बनती है, 7 - 3, यानी सॉरी 7 - 4। ये हम क्योंकि 4 से 7 मिनट निकाल रहे हैं तो ये हमारी विड्थ होगी। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी, इन दोनों लेंथ और विड्थ को, देन आई विल गेट माई आंसर, ठीक है, जो कि एरिया होगा। और उस एरिया को हम ये कह रहे हैं कि वो इक्वल है, जैसे इसने यहाँ पे निकाला है कि उसने जो ये वैल्यू थी विड्थ की, ठीक है, और जो हाइट की वैल्यू है उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3/12 आ गया। ये अब प्रोबेबिलिटी आई है बेसिकली, जो हमने एरिया निकाला है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है कि 4 से 7 मिनट कितना वेट करना पड़ेगा, 3/12। 3/12 प्रोबेबिलिटी है, ठीक। ओके, चले अब इसको मजीद अगर मैं देखूं तो अभी तो इसने रेंज दी हुई थी ना, ठीक है, तो मैंने उसमें से विड्थ माइनस कर दी, ठीक है, तो मुझे पता चल गया 7 - 4 = 3, ठीक है, तो 3 विड्थ इंटू हाइट हो गया। अब अगर उसने ये कहा हुआ कि उसने डायरेक्टली कह दिया कि लेस देन 7 एंड इक्वल, ठीक है, तो लेस देन 7 एंड इक्वल के वेट टाइम अगर गिवन हो मुझे, तो मुझे पता है कि सारी ये वाला सारा एरिया हो जाएगा 7 से बैकवर्ड जितना भी है, ठीक है, ये वाला एरिया अगर मैं काउंट करूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यही चीज़ अगर मुझे पाइथन में काउंट करनी है मैनुअली तो मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूँगी, विड्थ जितनी बनती है और इसकी जो हाइट है या लेंथ है कितनी बनती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, राइट। दैट विल बी कि 1/12 से मैं 0 - 7, यानी हम 7 वैल्यू आएगी ना, राइट। तो 7 × 12 कर रही होंगी, लेकिन मैं इस सॉरी डिवाइडेड बाय 12 या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/12, तो ओके, तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन पाइथन में इसको करने के लिए कौन सा फंक्शन है कि मैं scipy की इसकी जो लाइब्रेरी है उसमें से स्टार्स को इंपोर्ट करवाऊंगी, ठीक है, और उसमें से स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देख रही हूँ। ये यूनिफॉर्म क्यों कह रही हूँ इसे मैं, ओके, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ये? क्योंकि ये कांस्टेंट है।
यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कॉन्टिन्यूस लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो इस तरह की शेप को मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही कहती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए, अब इस तरह की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो उसके लिए इंपोर्ट करना है मुझे डायरेक्टली यूनिफॉर्म ही। ठीक है, इसका मॉड्यूल, ये फंक्शन मैं इंपोर्ट करती हूँ ना जब ये पैकेज इसका साइपै की लाइब्रेरी में से, तो वो डायरेक्टली उसे मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। मैंने इसमें उसने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिफॉर्म का जो था ना वही सिर्फ इंपोर्ट करवाया। तो यूनिफॉर्म डॉट सी डी एफ करूँगी। अब इसमें वैल्यूज़ किस हिसाब से दी हुई है अंदर। ठीक है, उसमें उसने हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, 7 या 7 से कम। ठीक, तो 7 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी फाइंड आउट करनी है, और फिर मैंने साथ इसकी अपर और लोअर लिमिट दी है। यानी कि जो लोअर लिमिट थी ये हमारे पास थी 0 यहाँ पे, और जो इसकी अपर लिमिट थी वो हमारे पास 12 है। तो साथ लोअर और अपर लिमिट और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू में किसकी फाइंड आउट कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं 7 कह रही हूँ, 7 मिनट्स लेस देन और इक्वल टू। तो वो, तो दो सी डी एफ बेसिकली जो है ना ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी आई गेस इसको कहते हैं। वी कैन कंफर्म इट। तो ये बेसिकली अब कैलकुलेट ऑटोमेटिकली कर देगा हमारे लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने पहले एरिया निकालना था। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। यानी कि अगर हम बस स्टॉप पे जाते हैं तो हमें 7 या 7 मिनट से कम वेट करना पड़े, इसके इतने इतने चांसेस हैं, इतनी प्रोबेबिलिटी है, 0.58। तो हमेशा याद रखने के लाइक डॉट सी डी एफ यूज़ करना है अगर मुझे लेस देन या इक्वल कहना हो। ठीक है, और अगर मुझे ग्रेटर देन एंड इक्वल कहना हो, यानी कि इसी चीज़ को अगर मैं कह दूँ यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए उसने किया हुआ, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल कहना होगा, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं 1 टोटल में से माइनस करूँगी लेस देन, लेस देन वाले को। यानी कि ग्रेटर देन को डायरेक्टली मैं यहाँ पे नहीं दे सकती, जैसे मैंने पहले लेस देन का निकाला था ना। ठीक है, तो लेस देन का ही निकालूंगी और उसमें से 1 को माइनस कर दूंगी, तो बाकी जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन की होगी। और 1 में से मैं क्यों माइनस कर रही हूँ इसे, एनी गेसेस कि मैं से 1 में से क्यों माइनस कर रही हूँ। कोई कोई भी गेस लगा दे। Yes. ग्रेटर देन वन, मतलब ग्रेटर देन है इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, नेगेटिव ग्रेटर नहीं है। देन। जी ग्रेटर देन, हाँ जी ग्रेटर देन तो है डेफिनेटली। तो इसलिए मैं इसे 1 से कर रही हूँ कि लेस देन से 1 करूँगी, क्योंकि बिकॉज लेस देन मैं डायरेक्टली निकाल रही हूँ, इसमें 1 माइनस। लेकिन मैं कोई और कांस्टेंट क्यों नहीं ले रही, लाइक 1 में से क्यों पर्टिकुलरली, बिकॉज जो जितनी भी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ना उनका जो टोटल एरिया है वो अभी हम देखेंगे कि जितना भी इसके अंडर बनता है ना, ठीक, ये सारा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो टोटल 1 बनता है। ठीक है, टोटल 1 एंड देन माइनस जो प्रोबेबिलिटी है उसकी दूसरी अदरवाइज है उसको माइनस करेंगे तो फिर हमें ग्रेटर देन वाली पता चल जाएगी। अब जैसे यहाँ पे है, यानी टोटल ये 1 था, एरिया 1, और इसमें से ये माइनस कर दो जो कि लेस देन वाला है, लेस देन 7, तो मुझे ये वाला एरिया पता चल जाएगा जो कि ग्रेटर देन 7 है। सो ये बेसिकली टोटल में से माइनस के, तो टोटल एरिया हमेशा कंटिन्यूस कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, चाहे वो यूनिफॉर्म है या कोई और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल भी है, तो उसका जो टोटल एरिया है वो 1 के इक्वल आता है। ओके, सो इसलिए इसने यहाँ पे 1 माइनस यूनिफॉर्म डॉट सी डी एफ, और अगेन वही चीज़ है कि जो हमारी कट ऑफ लिमिट है, यानी यहाँ पे ग्रेटर देन 7 है, 7 की वैल्यू और मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि अभी लोअर नहीं है, यानी मैंने 1 माइनस किया हुआ इसलिए, तो ये अभी ग्रेटर देन 7 की डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, मैम अगर हम -1 माइनस ना करें और
हम अपनी जो लोअर लिमिट है वो 7 और अपर लिमिट 12 दे दें इधर, तो इस तरह नहीं हो सकता? डजंट वर्क दैट वे। बेसिकली ये जो लोअर लिमिट है ये हमने ओवरऑल बतानी होती है कि उस सैंपल में जितनी भी वैल्यूज हैं उसकी लोअर और अपर लिमिट है। ये हमारी उस कैलकुलेट करने के लिए नहीं है, ठीक है। जो टोटल है ना, अपर और लोअर लिमिट, उसमें उसको बताना है। ओके। यस, सो दैट्स वाई। तो इसलिए फिर मैं जो जैसे मैंने अभी देखा भी कि टोटल में से जो बाकी रेस्ट वाली माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास जो मुझे चाहिए वो वाली आ जाएगी। तो यानी दूसरी वाली जो साइड है यानी ग्रेटर देन वाली, वो मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। सो इसी तरह से इसको मैं वन माइनस लिखा है। तो अगर मैं नहीं लिखती वन माइनस, बेशक फिर मैं अपनी तरफ से ये समझ रही हूँ कि मैं ग्रेटर देन की निकाल रही हूँ, लेकिन असल में वो मुझे लेस देन वाली बता रहा है। ओके, सो ग्रेटर देन 7 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.4, यानी कि मुझे 7 या 7 से ज़्यादा कितना वेट करना पड़ सकता है, इट इज़ 0.4। ऑलराइट, अब एक तो मुझे लेस देन पता चल गया, ठीक है, और ग्रेटर देन का पता चल गया कि मुझे ग्रेटर देन एंड लेस देन फाइंड आउट करना है किसी कट ऑफ लिमिट से। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। अगर मुझे दोनों की रेंज पता हो, यानी कि मुझे दो दो वैल्यूज के दरमियान की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी उसने ये नहीं ग्रेटर देन लेस देन नहीं कहा, उसने एग्जैक्ट वैल्यूज बता दी हैं कि 4 और 7 के दरमियान में वेट करना पड़े, यानी कि मुझे 4 से 7 मिनट वेट करना पड़े, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने मैनुअली पहले इसको देखा भी था कि 4 से 7 वेट करना पड़े, तो मैनुअली तो मैं ऐसे निकालती हूँ एरिया से, यानी उसने निकाल के बताया भी था कि ये 7 - 4 इसकी विड्थ है, ठीक है, और 1/12 इसकी हाइट है। तो इन दोनों को आपस में जो भी वैल्यू लाइक मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा था, ठीक है। 3/12 एरिया निकालना था, ठीक। एरिया लेंथ इंटू हाइट करके निकल गया था, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता चल गई थी कि ये 3/12 के मुझे इतना वेट करना पड़ेगा 4 से 7 मिनट के लिए, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मुझे पाइथन में इसके लिए कैसे, मैं कौन सा फंक्शन यूज कर सकती हूँ। मैं पाइथन में क्या करूँगी, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए डायरेक्टली उसकी फाइंड आउट कर सकती हूँ कि लेस देन इक्वल टू लाइक का फंक्शन यूज करके, कि यानी कितने वेट टाइम है जो कि 4 से पहले वाला होगा, और कितना वेट टाइम है 7 से ज्यादा वाला। तो इसने इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट की हुई है कि 7 कट ऑफ लिमिट लगा के ना किससे, वो आगे वाला और 4 तक का, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यानी 4 या 4 से लेस, सॉरी ग्रेटर, हाँ सॉरी आई एम मिक्सिंग इट अप, हाँ ठीक है, 4 या 4 से ग्रेटर और 7 या 7 से लेस। तो हमें फिर ये रेंज मिल सकती है, ये वाली, ठीक है। तो इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज उसी तरह फॉर्मूले से पुट करके लगा सकती हूँ, जैसे मैंने इस मतलब अभी मेरे पास अगेन वैसे ही आ गया जैसे ग्रेटर देन और लेस देन था। तो इनके लिए मुझे पता है कि मैं CTF का यूनिफॉर्म फंक्शन लगाती हूँ और मुझे पता चल जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म डॉट CTF करूंगी तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, सही। तो उसने वही किया है यहाँ पे, इन दोनों के यूनिफॉर्म डॉट CTF निकाल लिया, तो इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी और उनको उन्होंने माइनस कर दिया। गॉट एन आइडिया, यानी कि उसने प्रोबेबिलिटी को इस तरह से एक्सपेंड किया ना। हम पहले मैं लिख रही थी, हाँ, यानी कि वेट टाइम इस तरह से आ रही है ना वैल्यू, ठीक है। वेट टाइम जो है, और यहाँ पे सेम साइन है इन दोनों के, राइट। यानी कि हम जो दोनों के लिए लेस देन वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं कि वेट टाइम से लाइक टोटल वेट टाइम से लेस देन, और ये वाली और 7 वाली, ठीक है। तो इन दोनों 4 और 7 को मैं यहाँ पे इस तरह से माइनस कर सकती हूँ इस केस में यूनिफॉर्म डॉट CDF में। कैसे कि अगेन वैसे ही है कि 7 - 4 प्रोबेबिलिटी कर रही हूँ, तो 7 वाली पहले लिखी, अपर एंड लोअर लिमिट सेम है, और इसमें 4 है। 4 वाली जो कट ऑफ लिमिट और अपर एंड लोअर लिमिट हमें पता है कि वो सेम है, तो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी।
0.25, इसमें 0.25 है प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम है, हम पहली 7 में से 4 माइनस करके 3 के साथ निकाल लें तो फिर ऐसे नहीं आ सकता। कैसे? जैसे हमने पहले, मतलब हमारे पास लोअर और अपर लिमिट तो सेम है, हम ये दो दो बार लिखने के बजाय एक बार 7 में से 4 माइनस करके डायरेक्टली 3 के साथ कर दें, इसकी निकाल लें प्रोबेबिलिटी। आप ऐसे एनोटेट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे निकाल सकती हूँ? यानी मुझे दोनों की रेंज चाहिए ना, तो मैं माइनस एक तो करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, ये हो सकता है कि मैं पहले इसकी निकाल लूँ, फिर इसकी निकाल लूँ, और फिर इन दोनों को माइनस, जो जो वैल्यू आएंगी उनको माइनस कर लूँ, यानी इन दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करवा दूँ पहले, और फिर उन दोनों वेरिएबल्स का तो मुझे माइनस ही करना पड़ेगा ना, इसका डिफरेंस निकालने के लिए टोटल। समझ आई है, या इसको कुछ रिपीट करूँ मैं? जी मैम। रिपीट करना है या समझ आ गई? समझ आ गई। ओके ओके। बाकियों को समझ आई है? कंफ्यूजिंग था? चलिए, लेकिन ऐसे इजी है, मगर समहाउ आज थोड़ा सा बताते हुए भी मैसअप हुआ है कुछ, आई थिंक दैट आई एम आल्सो नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है फिर भी पूछें। जी, बाकी सब बताएं। मैम, नोट आपको क्लियर है? मैम ये जो अभी ये करवाया लास्ट में, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए ना, इसमें जस्ट उसने ये किया है कि मुझे रेंज पता चलनी चाहिए ना, जैसे एक्स और वाई के दरमियान क्या वैल्यू, मतलब मुझे पता चल जाए कि मुझे ये उसने रेंज दे दी है। पहले वो खाली कह रहा था कि 7 या 7 से कम, या तो 7 से कम। अब अगर वो कह रहा था मतलब कि 7 से कम, तो 7 से कम हो सकता है कि वो 3 से स्टार्ट हो रहा हो, 0 की बजाय स्टार्ट ही 3 से हो रहा हो। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज हैं वो सारी, अब उसने स्पेसिफिक रेंज दे दी है कि 4 से 7 तक। तो वो फाइंड आउट करने के लिए मुझे उन दोनों रेंजेस की जो प्रोबेबिलिटी है उन दोनों को माइनस करूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें इस रेंज में कितना वेट टाइम की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है। यानी 4 वेट टाइम है और 7 वेट टाइम है, तो इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लूँ। ठीक, तो मुझे पता चल सकता है कि प्रोबेबिलिटी को जब मैं माइनस करूंगी तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चलेगा कि 4 से 7 मिनट वेट के लिए मुझे क्या कितना प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज पर फाइंड आउट करूंगी, फिर इनको माइनस कर दूंगी, तो मुझे ओवरऑल प्रोबेबिलिटी रेंज की पता चल जाएगी कि 4 से 7 मिनटों की वेट की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो जस्ट वही उसने किया है कि जैसे इंडिविजुअल के प्रोबेबिलिटीज को बाद में फिर माइनस कर दो, क्योंकि माइनस की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली तो नहीं मैं निकाल सकती। मतलब बाय हैंड तो कैलकुलेट करते हुए मैनुअली तो मुझे पता चल रहा है कि मैं विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करूंगी तो एरिया जो होगा, वो एरिया जो है वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, जितना इस लाइन के अंडर एरिया। ठीक, लेकिन इस लाइन के अंडर एरिया को मैं पाइथन में कैसे मुझे बेसिकली करना है कैलकुलेट, तो उसके लिए मैं मैनुअली तो एरिया कैलकुलेट करूंगी, विड्थ इनटू हाइट। लेकिन यहाँ पे मैं जब इसको कैलकुलेट करूँ तो मैं इन दोनों वैल्यूज़ की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करके बाद में इनमें से माइनस करूंगी, ग्रेटर में से लेसर वाली को। तो दैट्स हाउ इट इज। अब दोनों के केस में लेस देन का उसने फंक्शन यूज किया है, बिकॉज उस 4 को बाद में लिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसने इसको भी लेस देन का, बिकॉज माइनस का साइन है पहले, इसलिए। एनी हाउ, इसकी डिटेल लाइक जब आप करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसमें मजीद कोई कंफ्यूजन हुई तो
देख लेंगे। इसको जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो आई थिंक ज़्यादा क्लैरिटी होगी व्हेन वी विल एक्चुअली अप्लाई इट। सो टोटल एरिया जैसे मैंने बताया था कि जितना भी है वो 1 के इक्वल है। सही, तो अगर मुझे ये देखना हो कि जो 12 मिनट वेट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0 से 12 तक, तो वो इस तरह से निकल सकती है मैनुअली। तो ये है कि लेंथ इनटू हाइट, तो लेंथ टोटल हो जाएगी 12 मिनटों तक 12, और हाइट 1/12 ही है। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इसलिए टोटल एरिया कैसे मैं कह रही थी कि 1 है, क्योंकि जब इसके टोटल वैल्यूज को मैं जब आपस में एरिया निकालूंगी ना टोटल यहाँ से, ठीक है, तो लेंथ जो विड्थ है हमारे पास 12 है और ये 1/12 है। तो एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू हाइट, राइट, लेंथ इंटू विड्थ, आई एम सॉरी, लेंथ इंटू विड्थ, ऑपोजिट कर दिया, आई एम मिसिंग थिंग्स टुडे, आई एम सॉरी। ठीक है, ये विड्थ है, विड्थ इंटू हाइट, राइट। तो ये विड्थ 12 है इंटू 1/12। तो अब ऑफ कोर्स ये कट के वैल्यू 1 ही आनी है ना, एरिया रेक्टेंगल का 1 ही है ना। तो इसलिए वो कह रहा होता कि लाइन के अंदर जितना भी वैल्यू है वो एरिया 1 के इक्वल है, वो जैसे उसने प्रूव किया है। क्योंकि टोटल वैल्यूज का आपस में ये जब मल्टीप्लाई करता है तो 1 के इक्वल आ रही है। सो इसमें 1 जो वैल्यू आई है इसका एक और मतलब क्या, किस तरह से इंटरप्रेट होता है ये, कि 1 वैल्यू किसको शो कर रही है, जो एरिया की आई है 12 मिनट्स कैलकुलेट करते हुए। ये 12 मिनट्स के हिसाब से ये जो वैल्यू आई है 1, ये क्या है। हाँ, अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूँ तो क्या मतलब बनता है। प्रोबेबिलिटी। यस, दैट्स गुड। तो यानी कि 12 मिनट वेट करने की प्रोबेबिलिटी 1 है, कि मेरा टोटल 12 मिनट्स वेट करना पड़ रहा है। ओके, तो ये उसने उसी तरह कैलकुलेट किया और 1 आंसर बताया। तो अब अगर मुझे फर्ज करें कोई सैंपल बनाना हो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ही, अभी तक तो मैं सिर्फ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रही थी, तो मैं यूनिफॉर्म डॉट CDF का फंक्शन यूज़ कर रही थी, राइट। लेकिन अगर मुझे खुद रैंडम वैल्यूज बनानी है कोई सैंपल वगैरह बनाते हुए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, और मेक श्योर करना है कि वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही बन रही हो उन रैंडम सैंपल्स में, रैंडम नंबर जो जनरेट करे वो, तो उसके लिए फिर मुझे अगेन वही यूनिफॉर्म के मैंने वैसे ही इंपोर्ट किया साइपैड और स्टार से, लेकिन मैं RVS का फंक्शन यूज़ करूंगी रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, यूनिफॉर्म डॉट RVS। ठीक, अब ये क्या बता रहा है 0 और 5, ये मुझे बता रहा है कि स्टार्ट और फाइनल वैल्यू क्या होगी, ठीक है, लाइक और इसमें साइज कितना है, साइज जो है वो ये बता रहा है कि जो हमारे पास टोटल वैल्यूज हैं वो कितनी हैं। ठीक, तो इस तरह से मैं रैंडम वैल्यूज जनरेट करूंगी जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही शो कर रही होगी। ऑलराइट, अब जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि यूनिफॉर्म के अलावा और भी हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास ये दूसरी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में बायनोमियल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। तो ये सारी उसने शो करवाई हैं कि हम इनमें भी एरिया 1 के इक्वल ही है, जितनी भी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो प्रॉपर जितनी लाइन है उसके अंदर अंदर जो एरिया है वो 1 के इक्वल ही होगा। ठीक, तो दूसरी इसके अलावा भी डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इनको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे। आफ्टर वी विल एक्सरसाइज द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस टुडे, सॉरी टुमारो, क्योंकि आज मैं आई थिंक आपको डिस्क्रीट की ही प्रैक्टिस के लिए दूंगी, वही बहुत होंगी। सो यहाँ तक वैसे क्लियर है, बेसिकली तो हमने दो ही फंक्शंस पढ़े हैं ज़्यादा, एक यूनिफॉर्म डॉट CDF है और एक यूनिफॉर्म डॉट RVS है।
और आरवीएस को तो मैंने देख लिया कि ये रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए ये यूज़ हो रहा है। लेकिन सीडीएफ के केस में ये था कि हाँ, इसमें दो यूज़ केसेस हमने देखे थे कि एक तो मुझे अगर लेस देन वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, लेस देन वाली या ग्रेटर देन वाली। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन वाली फाइंड आउट करनी है तो वो फिर मैं वन माइनस यानी टोटल में से माइनस करके लेस देन वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसको निकालूंगी तो मुझे ग्रेटर देन वाले की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सो मेन इतना ही था इसमें जो न्यू था। और ये चीज़ याद रखनी है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑफ द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं बेसिकली। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वी हैव सम 5 minutes। जी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैं वो तो क्लियर है, जो आज किया है वो तो हल ओके। ओके, चलिए फिर इसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देख लेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कोरिलेशन इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई फीडबैक? और देन वी कैन एंड दिस मीटिंग। जी जी। नो मैम, क्वेश्चन? कोई फिर सही चल रहा है बस। ओके, वो चलें। पार्टिसिपेंट कम आ रहे हैं, आई नहीं रहे, एक दो ही होते हैं, बाकी तो ऑल ओके है। All right, yes. Actually, I want you guys to actively participate in the meeting, and I'm happy by all of your performance. Like overall, it's good that you are active और पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। और इससे मुझे भी आइडिया रहता है कि कितना लर्न किया। सो एंड और इनफैक्ट क्वेश्चन से मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट इट शुड बी टू वे इंटरेक्टिव सेशंस। जी, मैं पार्टिसिपेंट हूँ तो एक ग्रुप बन जाता है और क्वेश्चनिंग होती रहती है, तो वो ना मजा आता है पढ़ने का। Anyhow, हम खुद भी क्वेश्चंस किया करेंगे। सो वी विल कंपनसेट इट इंशाल्लाह। और हम लोगों ने कल डिसाइड किया था कि हम प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह स्टार्स के बाद, राइट आफ्टर स्टार्स। तो एक्सरसाइज की बजाय प्रैक्टिस की बजाय फिर ज़्यादा फोकस हम प्रोजेक्ट्स पे करेंगे उसके बाद। जी मैम। और चलें, क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन एंड दिस मीटिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।